नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ग्राम समाज विकास का हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं और ग्राम समाज विकास में जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो था ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको 2 से 3 भागों में हम बांटते हुए इसका अध्ययन करेंगे। ग्राम्य विकास शोध प्रणालियों से संबंधित एक पार्ट आप देख चुके हैं, एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और सबसे अच्छी बात यह है कि उस वीडियो पर जो आपकी प्रतिक्रिया थी वो काफ़ी अच्छी रही, आपकी फीडबैक काफ़ी अच्छी रही और ये मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। ग्राम्य विकास शोध प्रणालियों का दूसरा पार्ट आज आप देख रहे हैं और इसमें हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि जो पहला वीडियो था उसमें हम 60 से 70% जो भाग है इस चैप्टर का वो कवर कर चुके हैं। सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च के बारे में हम पढ़ रहे थे। सोशल रिसर्च की विधियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा और उसी में से कुछ टॉपिक रह गए थे, 3 से 4 टॉपिक मैं कहूँगा जो कि सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त होते हैं या विधि हम कह सकते हैं, जिन विधियों के द्वारा सोशल रिसर्च की प्रक्रिया की जाती है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट जो इसका होगा उसमें हम बात करेंगे जो स्टैटिक्स होती है, सांख्यिकी आपकी होती है। सांख्यिकी में जो भी माध्य होता है, माध्यिका होती है, बहुलक होता है, इनका सोशल रिसर्च में क्या योगदान रहता है या फिर माध्य, माध्यिका, बहुलक की सहायता से किस प्रकार से जो भी सोशल रिसर्च या सामाजिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से पूर्ण की जाती है, उसमें इसका क्या योगदान रहता है, उसके बारे में हम तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रश्नावली के बारे में। प्रश्नावली को कहा जाता है क्वेश्चनेयर। ठीक है, तो जैसे कि हम पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं, सोशल रिसर्च की प्रक्रिया में जो प्रश्नावली विधि होती है, क्वेश्चनियर मेथड होता है, वो किस तरीके से उसका यूज होता है और किस तरीके से ये जो सोशल रिसर्च की प्रक्रिया होती है उसमें किस तरीके से ये योगदान देता है, उसके बारे में आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नावली के बारे में जानते हैं कि प्रश्नावली मेथड होता क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लिया कि किस विधि में जो भी अनुसंधान करता होता है, जो भी रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है, वो प्रश्नों की एक सूची बना करके जो भी जिस फील्ड पर भी रिसर्च की जा रही है, जिस क्षेत्र पर भी अनुसंधान किया जा रहा है, उससे संबंधित व्यक्तियों के पास भेजता है। वो कौन सी विधि होती है जिसमें प्रश्नों की सूची को बनाकर भेजा जाता है, तो वो प्रश्नावली मेथड होता है। ठीक है, अब प्रश्नावली होती क्या है कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है। जिस चीज़ पर भी रिसर्च की जा रही है, जिस क्षेत्र पर भी अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न तैयार किए जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि पिछली क्लास में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ। हर विधि के बारे में जब हम पढ़ रहे तो हर विधि के बारे में मैंने पृथक से आपको बताया था। ठीक है, तो प्रश्नावली मेथड क्या होता है सोशल रिसर्च में? यह प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है जिससे अध्ययन विषय से संबंधित विस्तृत क्षेत्र के व्यक्तियों के पास भेज दिया जाता है। यानी जिस क्षेत्र पर भी शोध किया जा रहा होता है, जिस क्षेत्र पर भी रिसर्च की जा रही होती है, उससे संबंधित जो भी पर्सन होते हैं उनके पास जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है, अनुसंधान करता होता है, वो प्रश्नों की एक सूची तैयार करके डाक के द्वारा उन व्यक्तियों तक भेज देता है। और उसका मोटिव क्या होता है कि जिन प्रश्नों को उसके द्वारा पूछा गया है, तो उस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र होते हैं जिस पर रिसर्च की जा रही है, वो लोग जो होते हैं वो उन प्रश्नावली की जो सूची होती है, प्रश्नों की सूची होती है, उसका उत्तर देके वापस डाक द्वारा ही उस अनुसंधानकर्ता के पास भेजते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नों की एक सूची है, क्रमबद्ध सूची है, जिसे क्या किया जाता है, वो प्रश्न बना करके अध्ययन विषय से संबंधित जो भी क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं जिनसे जानकारी प्राप्त करनी होती है, उस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं से जुड़ी हुई जो भी जानकारी प्राप्त करनी होती है, उनके पास बाई डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा उन प्रश्नों की सूची को भेज दिया जाता है और फिर वो उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए डाक के द्वारा वापस उसको कहाँ भेजते हैं? अनुसंधानकर्ता के पास भेजते हैं। ठीक है, ये मेथड होता है पूरा क्वेश्चनियर मेथड जो होता है सोशल रिसर्च में। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे बोगार्ड्स ने इसकी परिभाषा क्या दी है कि प्रश्नावली जो होती है वो विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए भेजी गई प्रश्नों की क्या होती है? सूची होती है। ठीक है, प्रश्नावली के प्रकार अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग रूप में दिए हैं। जैसे G.A. लुंडबर्ग के बारे में बात करें तो उन्होंने सूचनाओं के आधार पर प्रश्नावली का वर्गीकरण किया है और लुंडबर्ग ने सूचनाओं के आधार पर जो क्वेश्चनियर मेथड होता है या प्रश्नावली विधि जो होती है उसको 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 भाग हैं? तथ्य संबंधी प्रश्नावली, ठीक है, तथ्य संबंधी प्रश्नावली पहला हो गया,
और दूसरा है मत या मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। यानी ये दोनों प्रश्नावली को प्रकार ऐसे हैं, एक में तो केवल जैसे जिस व्यक्ति के पास भी इसको भेजा जा रहा होता है उससे केवल फैक्ट्स के रूप में जानकारी मांगी जाती है, ठीक है, या जिस फील्ड से जुड़ी हुई रिसर्च हो रही है, जिस क्षेत्र पर रिसर्च की जा रही है, जिस क्षेत्र पर अनुसंधान किया जा रहा है, उससे केवल फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स जिनको कह सकते हैं, फैक्ट्स जिनको कह सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारी केवल मांगी जाती है, तथ्यों के रूप में जानकारी एकत्रित की जाती है, वो होती है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। और दूसरी होती है मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जैसे मान लीजिए कि लोगों के समुदाय पर कोई रिसर्च की जा रही है या लोगों की कोई कम्युनिटी है उस पर रिसर्च की जा रही है, किसी जाति पर, ठीक है, जनजातियों पर रिसर्च की जा रही है, तो क्या होता है उनकी मनोवृत्ति जानने के लिए, उनके मन की जो भी भावना होती है या किस तरीके से वो अपनी कम्युनिटी में जो भी कार्य होते हैं उनको संपादित करते हैं, उसके बारे में उनका मत जानने के लिए जो प्रश्नावली की प्रश्नों की जो सूची भेजी जाती है उसको बोलते हैं हम मत या मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, ठीक है। पीवी यंग के अनुसार भी इसको दो भागों में बांटा गया है। पीवी यंग ने इसका जो वर्गीकरण किया है वो इसके स्ट्रक्चर के बेस पे किया है, संरचना के आधार पर किया है। संरचना के आधार पर पीवी यंग ने प्रश्नावली मेथड को दो भागों में बांटा है। कौन कौन सी? संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली, ठीक है। इसके नाम केवल आपको याद रखने, डिटेल में आपको जानना नहीं। और जैसा कि जैसे इस चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल ये मेरा कह सकते हैं मेरा ओपिनियन है, व्यक्तिगत ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी कहीं से जानकारी मिली है या मुझे कहीं से सूचना मिली है, मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा पर्सनल जो है मत है, मेरा ऐसा मानना है कि इस चैप्टर से प्रश्न न के बराबर मिलेंगे। मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आपने बार बार इसके लिए जो है मुझे कहा था, रिक्वेस्ट करी थी, तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कोई भी चीज़ पढ़ें तो उससे कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य मिलता है, ये तो जाहिर सी बात है। और जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। हो सकता है ये आपके लिए नई चीज़ें हों, कुछ नई चीज़ों के बारे में आपको पता चले, तो ये एक नॉलेज के बेस पर इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली आप नहीं लेना, गंभीरता से, कि साहब ये समझ में नहीं आ रही है या इसको क्या करें, प्रश्न कैसे बनेंगे। हालांकि प्रश्न जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसका जो भी कंटेंट है पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में हम प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गई प्रश्नावली। अब इसके बाद में आती है आपकी अनुसूची, इसको बोलते हैं हम शेड्यूल, ठीक है। अनुसूची भी एक प्रकार है किसका? सोशल रिसर्च का, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अनुसूची के द्वारा भी, अनुसूची मेथड के द्वारा भी सोशल रिसर्च की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। तो अनुसूची के बारे में जानते हैं। अनुसूची क्या है? अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र या फॉर्म है जिस पर अनुसंधान की समस्या से संबंधित, यानी जिस क्षेत्र पर भी रिसर्च की जा रही है, जिस समस्या से जुड़ा हुआ शोध किया जा रहा है, जिस समस्या पर अनुसंधान किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको एक निश्चित क्रम में लिख करके क्या करते हैं, अनुसंधान करता कहाँ जाता है, जिससे उन प्रश्नों का उत्तर उसको प्राप्त करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूचनादाता, जो हमको सूचना देगा, जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगा, उसके पास जाता है। कौन? जो इस पर रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है। अनुसूची और प्रश्नावली में कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि प्रश्नावली मेथड में क्या किया जाता है, प्रश्नों की सूची बाई पोस्ट भेजी जाती है, जिससे सूचना प्राप्त करनी होती है उसके पास। अनुसूची मेथड में अनुसंधानकर्ता खुद सूचनादाता के पास जाता है, ठीक है। ये मेन इसका जो है हम कह सकते हैं डिफरेंस है। प्रश्नावली में प्रश्नों की सूची तैयार करके सूचनादाता जो भी होता है, जिससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उसके पास बाई पोस्ट भेजी जाती है। अनुसूची में क्या किया जाता है, जो भी प्रश्न होते हैं अनुसंधान से जुड़े हुए, किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको जो भी रिसर्च करने वाला पर्सन होता है, अनुसंधान करता होता है, वो खुद उस व्यक्ति के पास जाता है जहां से उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सूचना कलेक्ट करनी है, ठीक है। और औपचारिक साक्षात्कार द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके स्वयं इनके उत्तर भरता है। यानी जो भी प्रपत्र उसके पास होता है, जिसको हम अनुसूची कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं, उसमें प्रश्न लिखे होते हैं, उनके नीचे उनके आंसर के लिए या उसके स्पष्टीकरण के लिए स्थान दिया होता है। जो भी रिसर्च पर्सन होता है, जो भी अनुसंधान करता होता है, वो सूचनादाता के पास जाता है। और एक कह सकते हैं अनौपचारिक, जो भी औपचारिक साक्षात्कार होता है, कि इंटरव्यू सा हम इसको कह सकते हैं, वो उसके सामने बैठा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति होगा उसके सामने बैठा होगा, वो प्रश्न उससे पूछेगा, प्रश्न पूछ के जो भी प्रपत्र होगा, फॉर्म होगा, उसमें उन प्रश्नों के उत्तरों को वो भरता चला जाएगा, ठीक है। तो ये अनुसूची मेथड होता है और इससे पहले हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे, दोनों में अंतर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद में आता है इंटरव्यू। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, साक्षात्कार मेथड क्या होता है। तथ्यों को संकलित करने की, जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करने की, ये मौलिक विधि है, या हम कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि इसको हम कह सकते हैं। मौखिक रूप से प्रश्नों के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसमें कोई भी प्रश्नों की सूची तैयार नहीं की जाती है, ठीक है।
जो भी प्रश्नावली थी उसमें प्रश्नों की सूची तैयार की जाती थी। अनुसूची मेथड जो भी है, शेड्यूल मेथड जो भी है सोशल रिसर्च में, उसमें भी प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है। साक्षात्कार में कोई भी प्रश्नों की सूची तैयार नहीं की जाती है। जो भी सूचनादाता होता है उसके पास बैठ करके, उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठ करके जो भी होता है चीज़ों का इंटरेक्शन होता है, और उसके सामने बैठ करके जो भी प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं वो पूछता है और नोट करता है। ठीक है, तो सामान्य अर्थों में साक्षात्कार जो होता है साक्षात्कार उपचार के लिए, कार्यकर्ताओं के चुनाव के लिए, या किसी चीज़ की खोज या खबर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब इंटरव्यू हम किस लिए करते हैं, जैसे आपने देखा होगा उपचार के लिए, यानी किसी समस्या को डायग्नोज करने के लिए, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके बारे में आपको ऐसा लगेगा कि इन प्रश्नों के उत्तर या इस समस्या का हल किसी पार्टिकुलर पर्सन के पास है, तो उसके पास बैठेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे और वो आपको उसका सॉल्यूशन देगा। तो एक तो ये हो गया किसी भी समस्या को डायग्नोज करने के लिए, किसी भी समस्या को उपचार करने के लिए उसके लिए यूज किया जा सकता है इंटरव्यू मेथड। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के चुनाव के लिए, जैसे आप ऐसी जॉब, कोई भी ऐसी जॉब होती है जिसमें रिटन एग्जाम के अलावा इंटरव्यू भी होता है, जैसे यूपीएससी हो गई, पीसीएस हो गया, बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें रिटन के बाद में इंटरव्यू भी होता है। तो वो कार्यकर्ता होते हैं, यानी काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय होते हैं, उनके चुनाव के लिए भी इंटरव्यू मेथड जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी चीज़ की खोज करनी है या किसी खबर को हमको प्राप्त करना है, कोई न्यूज़ प्राप्त करनी है, उसके लिए भी इंटरव्यू मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी साक्षात्कार विधि होती है या इंटरव्यू मेथड जो होता है, ये सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। अंतःक्रिया मतलब इसमें समाज के दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, यानी आमने सामने बैठ करके विचारों का आदान प्रदान होता है, वही तो है अंतःक्रिया, उसी को कहते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, तो यह सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, क्या जो भी साक्षात्कार मेथड होता है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य, लुंडबर्ग ने इसके दो उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से, एक तो है तथ्य संकलन और दूसरा है उत्तरदाता के जीवन के भावात्मक पक्षों का अध्ययन। तथ्य संकलन जिसमें सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर लिया जाता है, फैक्ट्स के रूप में जानकारी कलेक्ट की जाती है, वो तथ्य संकलन हो गया। दूसरा है जो भी उत्तर देने वाला होता है, जो भी इन्फॉर्मेटर होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, उसके बारे में जानकारी अगर प्राप्त करनी हो, तो जब भी इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में क्या किया जाता है, आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं की जाती है, उसमें क्या किया जाता है, आपका जो भी जीवन है, आप अपने जीवन को किस प्रकार से देखते हैं, इसके अलावा जैसे कह सकते हैं आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसके जितने भी पक्ष हैं उनका आकलन किया जाता है। तो इंटरव्यू मेथड के दो उद्देश्य बताए थे लुंडबर्ग ने, एक तथ्य संकलन जिसमें जानकारी फैक्ट्स के रूप में सीधे कलेक्ट की जाती है, दूसरा जो भी उत्तर देने वाला होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है, उसके जीवन के जितने भी भावात्मक पक्ष हैं उनका अध्ययन भी इंटरव्यू मेथड के द्वारा किया जाता है। यंग की बात करें तो इन्होंने इसके 4 उद्देश्य बताए हैं इंटरव्यू मेथड के। कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व संबंधी सूचना की प्राप्ति, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, किसी की पर्सनैलिटी टेस्ट करनी हो तो उसका सबसे बेटर ऑप्शन जो होता है वो इंटरव्यू होता है। इसके अलावा उपकल्पना का निर्माण, ठीक है, जैसे कोई समस्या पर हम शोध कर रहे हैं, किसी समस्या के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में, जैसे उपकल्पना के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उपकल्पना का मतलब है यहाँ पर एक थिंकिंग क्रिएट करना, एक सोच का निर्माण करना, एक सोच निर्माण जो होती है वही होती है उपकल्पना। तो आपस में जब दो व्यक्ति बैठते हैं, एक इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है, एक इन्फॉर्मेशन लेने वाला होता है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, तो किसी प्रॉब्लम पर जब वो उनका डिस्कशन होता है, किसी प्रॉब्लम पर उनकी जब कह सकते हैं तर्कों के माध्यम से बातचीत होती है, तो एक सोच का निर्माण होता है उस समस्या के लिए। ठीक है, वैयक्तिक सूचना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी हो उसके लिए भी जो है इंटरव्यू मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसके अलावा द्वितीयक तथ्यों का संकलन इसके द्वारा किया जाता है। अगर बात करें प्रकार के बारे में कि ये साक्षात्कार मेथड या इंटरव्यू मेथड जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, इसको कार्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, निदानात्मक, उपचारात्मक और अनुसंधानिक। ठीक है, निदानात्मक का मतलब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की पहचान करना, वो निदानात्मक इसका पक्ष हो गया, एक पक्ष हम कह सकते हैं। निदानात्मक पक्ष क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम जिस पर हम काम करना चाह रहे हैं तो उस प्रॉब्लम की पहचान की हमने कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या, तो वो निदानात्मक पक्ष है इसका। उपचारात्मक पक्ष क्या होता है, उपचार का मतलब होता है डायग्नोज करना, ठीक करना किसी चीज़ को। आप बीमार हैं, आप बीमार हो गए और आपका उपचार कैसे किया जाएगा, आपको दवाई दी जाएगी। तो उपचार कब किया जाएगा, जब पहले समस्या की पहचान हो जाएगी। आप डॉक्टर को पता चल गया कि आपको पार्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, पहले पहचान करेगा समस्या की, पहले टेस्ट करेगा आपके वो, ठीक है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट करेगा, दुनिया भर के टेस्ट करेगा, आपका अल्ट्रासाउंड करेगा,
दुनिया भर की चीज़ें करेगा, उसके बाद में जब उसको क्या पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसी के बाद में तो वो अपना जो भी है डायग्नोस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा, उपचार स्टार्ट करेगा। तो निदानात्मक का मतलब है, निदानात्मक जो पक्ष है इसका मतलब है समस्या की पहचान। उपचारात्मक पक्ष जो है, जब समस्या हमको पता चल गई तो उसका हम उपचार करें। तीसरा है अनुसंधान, जब भी कोई रिसर्च होती है उसमें भी ये जो है इसका एक प्रकार माना जा सकता है, रिसर्च में भी इंटरव्यू मेथड को यूज किया जा सकता है। तो कार्यों के आधार पर कुल मिलाकर के 3 प्रकार के जो इंटरव्यू मेथड होते हैं, निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार और अनुसंधानिक साक्षात्कार। ठीक है। उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे एक तो पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, एक इंटरव्यूअर होता है जो किसी का इंटरव्यू ले रहा होता है, साक्षात्कार ले रहा होता है, और एक जो होता है जिससे साक्षात्कार लिया जाता है, मतलब एक सूचना देने वाला और एक सूचना प्राप्त करने वाला। तो व्यक्तिगत इंटरव्यू वो होता है जिसमें केवल 2 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, एक पूछने वाला, एक उत्तर देने वाला, वो पर्सनल इंटरव्यू है। सामूहिक जो है इंटरव्यू, सामूहिक साक्षात्कार वो होता है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो सूचना ग्रहण कर रहे होते हैं या सूचना दे रहे होते हैं। तो उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। अब आता है आपका लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास। ठीक है, ये बड़ी सामान्य सी चीज़ है, इसको समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीवन इतिहास का मतलब क्या है? जीवन इतिहास का मतलब है किसी भी व्यक्ति के बारे की किसी भी व्यक्ति की जो विस्तृत आत्मकथा हो, उसकी लाइफ हिस्ट्री हो। ठीक है, ये किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में लिखी गई आत्मकथा हो सकती है या किसी अन्य अन्वेषक मतलब होता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, खोज करता है, उसको अन्वेषक कहते हैं। थोड़ी सी क्रिटिकल लैंग्वेज है इसकी, थोड़ी सी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने भी ढूंढ के शब्दों का मतलब समझा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा समाजशास्त्री हूँ, तो मैंने पहले ये जो शब्द थे, अब इन शब्दों के बारे में जब मुझे ही नहीं पता होगा, हिंदी में बहुत ही क्लिष्ट शब्द आ जाते हैं जिनका मतलब दरअसल हमको पता नहीं होता। तो उन शब्दों को भी मैंने पहले देखा है कि इनका मतलब क्या है, उसके बारे में आपको जब बाद में जानकर के इस चीज़ के बारे में तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो काफ़ी क्रिटिकल लैंग्वेज होती है सोशलॉजी के सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो जीवन इतिहास के बारे में हम देख रहे हैं। जीवन इतिहास का तात्पर्य है एक विस्तृत आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपने द्वारा अपने बारे में लिखी गई जो भी चीज़ है। ठीक है, अपने जीवन का जो भी इतिहास है, अपने जीवन के बारे में लिखना, वो आत्मकथा हो गई। अथवा किसी अन्य अन्वेषक के द्वारा, कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने क्या किया, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया, फिर उसने उसकी लाइफ हिस्ट्री लिखी। जैसे आपने देखा होगा, एक बायोग्राफी होती है, एक ऑटोबायोग्राफी होती है। बायोग्राफी वो होती है जिसमें हम अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की जितनी भी घटनाएं होती हैं, अपने जीवन की जो भी कहानी होती है, उसको खुद लिखते हैं, वो हम ऑटोबायोग्राफी होगी, जो खुद हमारे द्वारा लिखी जा रही है। और बायोग्राफी जो होती है कि किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा जा रहा है जिसका जीवन गाथा लिखी जा रही है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, सपोज करिए कि मैं हूँ और मैं अपने जीवन की कहानी लिख रहा हूँ। तो मैं अपने जीवन की कहानी अगर अपने आप लिख रहा हूँ तो मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ। अगर मेरे जीवन की कहानी किसी और व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन पर रिसर्च करने के बाद में लिखी जा रही है तो वो बायोग्राफी है। ठीक है, तो ये जीवन इतिहास के 2 पक्ष हैं, एक बायोग्राफी हो सकती है, एक ऑटोबायोग्राफी हो सकती है। ठीक है, एक तो वो हो सकती है जब व्यक्ति खुद अपनी आत्मकथा लिखे, और दूसरा वो हो सकता है जब कोई हमारे जीवन पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, पूरी खोजबीन करने के बाद में, छानबीन करने के बाद में हमारे जीवन के इतिहास को लिखता है। तो एक पक्ष इसका वो हो गया। ठीक है, तो 2 तरह के ये होते हैं। प्रकार की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान में जीवन इतिहास के निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। स्वतः लिखित आत्मकथा, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। प्रेरित आत्मलेख। ठीक है, प्रेरित आत्मलेख का मतलब क्या है? प्रेरित आत्मलेख का मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए आप हैं या मैं हूँ, हमारे जीवन की कोई कहानी, हर व्यक्ति के जीवन की कोई ना कोई कहानी होती है, और हमने किसी दूसरे की बायोग्राफी देखी, हमने किसी दूसरे का जीवन इतिहास देखा, उससे हम इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए, और उससे प्रेरित होकर के, उससे इंस्पायर होते हुए फिर हमने अपनी जो भी आत्मकथा है या अपने जीवन का जो भी कहानी है, कथा है, वो लिखना प्रारंभ कर दिया। तो वो प्रेरित आत्मलेख की कैटेगरी में आ जाता है। और एक होता है मौखिक जीवन इतिहास। ठीक है, मौखिक जीवन इतिहास का मतलब ये होता है कि आपने कोई रिसर्च किसी चीज़ के बारे में नहीं की। जैसे आपको मेरे बारे में कुछ लिखना हो या मुझे आपके बारे में लिखना हो, तो मैंने पर्सनली जाकर के आपके जीवन के बारे में, आपकी जो भी लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में मैंने किसी भी प्रकार की कोई रिसर्च नहीं की, मैंने किसी भी प्रकार से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई खोजबीन नहीं की। मैंने क्या किया कि आपका कोई मित्र है, ठीक है, मुझे आपके बारे में लिखना है, आपका कोई मित्र मुझे मिला, और आपके मित्र से मैंने आपके जीवन की पूरी कहानी सुनी और फिर उसी को मैंने लिख दिया। तो वो है मौखिक जीवन इतिहास। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की रिसर्च की आवश्यकता नहीं होती, कोई प्रकार की रिसर्च इसमें नहीं की जाती। और इसी वजह से इस मौखिक जीवन इतिहास को समाजशास्त्री
क्लकोहन ने क्या कहा है, निष्क्रिय साक्षात्कार कहा है। निष्क्रिय साक्षात्कार इसलिए कहा है कि कोई इसमें जो भी तथ्य होते हैं, इसमें जो भी जानकारी होती है, उसमें जो स्पष्टता होती है उसका अभाव होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं उसकी जो भी विश्वसनीयता होती है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि मैंने आपका जीवन आपके द्वारा मैंने जो आपकी जीवन कथा है या आपकी जो भी लाइफ हिस्ट्री है मैंने आपसे नहीं जानी, किसी थर्ड पार्टी से जानी, मैंने किसी दूसरे पर्सन से जानी। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का अभाव होता है और इसी वजह से क्लकोहन ने इसको निष्क्रिय साक्षात्कार कहा है। ठीक है, एक होता है संकलित जीवन इतिहास। संकलित जीवन इतिहास में क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, किसी व्यक्ति की जीवन गाथा या किसी व्यक्ति के बारे में आपको लिखना है, तो आपने क्या किया, एक सेकेंड, तो किसी व्यक्ति के बारे में आपको लिखना है या किसी व्यक्ति की जीवन गाथा आपको लिखनी है, उसकी लाइफ हिस्ट्री लिखनी है, तो आपने उस व्यक्ति से संपर्क नहीं किया और ना ही किसी तीसरे व्यक्ति से संपर्क किया। जैसे अभी हमने इसमें देखा था जब मौखिक जीवन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, मौखिक जीवन इतिहास में क्या होता था, हाँ हमने जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, आपके बारे में मुझे लिखना है और मैंने आपसे कोई भी जानकारी एकत्रित नहीं की, बल्कि आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, उसने केवल मुझे मुँह से बोल करके एक कहानी आपके बारे में बता दी और उसी को मैंने लिख डाला। ठीक है, तो वो मौखिक जीवन इतिहास हो गया। संकलित जीवन इतिहास का होता है जहाँ पर सोर्सेज जो होती हैं एक से ज़्यादा होती हैं, काफ़ी सारी सोर्सेज होती हैं। कुछ जानकारी वहाँ पर जैसे मौखिक जीवन इतिहास के थ्रू भी कलेक्ट की जाती है, कुछ जानकारी इंटरनेट के थ्रू कलेक्ट की जाती है, कुछ जानकारी जिस व्यक्ति के बारे में लिखा जा रहा है वो जिस जगह पर रहता था, जहाँ पर काम करता था, वहाँ की जानकारी से कलेक्ट करके, मतलब बहुत सारी सोर्सेज से जब एक व्यक्ति के बारे में जानकारी कलेक्ट करके लिखी जाती है तो वो संकलित जीवन इतिहास होता है, क्योंकि वहाँ पर तथ्यों का क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। ठीक है, इसके गुण क्या हैं, लाइफ हिस्ट्री के गुण क्या हैं कि यहाँ पर जो भी गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, मतलब किसी भी व्यक्ति की जब हम बायोग्राफी लिखते हैं, किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास लिखते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है इन चीज़ों के बारे में गहनता से और बड़े सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। व्यक्तित्व संबंधी पूर्ण ज्ञान, ठीक है, इसका गुण ये है कि जब भी हम किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री लिखते हैं तो उसके पूरे जीवन में जितने भी गुण रहे होंगे, उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी, उसके बारे में हमको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ग्रो करता है, हमारे जो एक्सपीरियंस है उसमें वृद्धि होती है। दीर्घकालीन घटनाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन, ठीक है, जैसे मान लो विवेकानंद की जीवनी लिखी है बहुत से लोगों ने, अंबेडकर साहब की जीवनी लिखी है, महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, सचिन तेंदुलकर की जीवनी लिखी है, तो इन सभी लोगों की जो भी लाइफ हिस्ट्री लिखी गई होगी, इन सभी लोगों की जो भी जीवनी लिखी गई होगी, तो ये पुरानी घटनाएं हैं, काफ़ी कह सकते हैं इनको टाइम हो गया है जब इनके बारे में जितनी भी घटनाएं होंगी या इनके जीवन के जितने भी दृश्य रहे होंगे, इनके जीवन की जितनी भी इवेंट्स रही होंगी, वो उनको घटित हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो जब भी हम किसी की लाइफ हिस्ट्री लिखते हैं तो उससे क्या होता है, दीर्घकालीन जो भी इवेंट होती हैं, बहुत लंबे समय से चली आ रही जो घटनाएं होती हैं और जो भी प्रोसेस होता है उसका हमको अध्ययन करने को मिलता है, उसकी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे आज के सेशन में जिनको हमने समझा। आशा करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब इसका लास्ट पार्ट आने वाला है। लास्ट पार्ट में हम जो भी सांख्यिकी से जुड़े हुए विषय हैं, माध्यिका, बहुलक, इनका किसी भी सोशल रिसर्च में क्या योगदान रहता है उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे क्लास आपने देखी है तो इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, क्लास पढ़नी है, समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार इसको देखना है। नोट्स बनाने की ज़रूरत इसके नहीं है। इसकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसके जो भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनसे आप इसके पूरे सिस्टम को कवर कर लेंगे। और जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो 2 या 3 क्लासेस आपने देखी हैं उनका कितना इम्पैक्ट इन क्वेश्चंस पर पड़ रहा है, यानी जो चीज़ें आपने समझी हैं वो किस तरीके से इन क्वेश्चंस में दिखाई दे रही हैं और ये क्वेश्चंस को करने में हमारी कितनी हेल्प कर रही हैं। ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमेशा की तरह आप क्लास देख चुके हैं, क्लास समाप्त हो चुकी है। क्लास देखने के बाद में अपनी फीडबैक इस वीडियो के रिगार्डिंग कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।